नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यू का ब्रह्मास्त्र। यानी ये जो भी प्रश्न आपके सामने, हम हर सेट में 10 या 15 क्वेश्चन को डिटेल करेंगे, उसके उत्तर को बताएंगे, फिर उसके और जो ऑप्शन काम वाले हैं उस ऑप्शन पे भी हम बात करेंगे। और ये जो भी प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। याद रखिए, आपके किसी भी एग्जाम देते हैं तो जीएस से लगभग प्रश्न रिपीट ही होते हैं, और रिपीटेड प्रश्न पे काम करना आपकी जिम्मेवारी है, और आपको उस पे काम करना ही होगा। कोई उपाय नहीं है आपको एग्जाम निकालने के लिए। नए नए प्रश्नों को पढ़ने से बेहतर है कि पीवाईक्यू पूछे गए प्रश्नों पे काम करे, और करंट के लिए भी हो सके तो हम आपको आगे सीरीज लाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में कितने वर्ष हो गई। तो जाहिर सी बात है, पूछ रहा है कि जो जीवन प्रत्याशा हमारा 1990 में 1990 में जो था वो 58.6 वर्ष था, वो बढ़कर 2023 में भैया कितना हो गया। तो ये हो गया है 72 साल। ये कितना हो गया है, 72 साल। तो हम ये पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जीवन प्रत्याशा है क्या। ये जो जीवन प्रत्याशा है ये क्या है। तो ये जीवन प्रत्याशा जो है इसको कहते क्या है कि जो आज के तारीख से, मतलब मान लीजिए आज के तारीख से पैदा होने वाला कोई इंसान औसतन कितने साल जिंदा रहेगा, इसी अनुमान को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है कि आखिर भारत की रैंकिंग का थोड़ा सा देख लेते हैं स्थिति। भारत जो था वो 193 देशों की सूची में 130वें स्थान पर आ गया है। हालांकि ये साल 2022 में कितने स्थान पे था, 133 पे, और 3 स्थान में क्या किया है और प्रगति किया है। अब एसडीआई जो है, एसडीआई मापने के 3 मुख्य पैमाने होते हैं। ये जो मापा जाता है मानव विकास सूचकांक, इसके 3 मुख्य क्या होते हैं, पैमाने हैं। उसी 3 मुख्य पैमानों के आधार पे इसका रैंकिंग तय किया जाता है। तो आखिर ये तीनों पैमाने क्या है। तो पहला है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, और तीसरा है जीवन स्तर यानी प्रति व्यक्ति आय, सकल आय। तो जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य को सही करने के लिए सरकारें क्या कर रही है, पोषण अभियान चला रही हैं, आयुष्मान भारत चला रहा है, सरकारी योजनाएं चल रही हैं। शिक्षा पे भी सरकार काम कर रही है ताकि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था क्या हो, तंदुरुस्त हो। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की भी कार्य कर रही है कि जाहिर सी बात है, बगली में पॉकेट में जितना पैसा रहेगा उतना ही ना आपका परचेजिंग पावर बढ़ेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नदी जोग प्रपात से संबंधित है। किससे संबंधित है, जोग प्रपात से। तो ये जो उत्तर होगा इसका, शरावती नदी। शरावती नदी जो है वो जोग प्रपात से संबंधित है। इसमें एक और ऑप्शन है सोन नदी। हालांकि गोदावरी, कावेरी ये सारे अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में थोड़ा सोन नदी को पूछता है, इसे सोन नदी पर भी दिमाग रखिएगा। सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ियां जो एमपी में है, गंगा नदी की यह उत्तर की ओर बहकर गंगा से मिलने वाली प्रमुख नदी, यानी उत्तर की ओर बह के ये गंगा नदी से क्या है, मिलती है सोन नदी। इसलिए काफी इस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्तर यूनेस्को विश्व धरोहर का स्तर है। अब ये पूछ रहा है कि भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसका नामित किया गया है। तो ये है महाबोधि, ये सी महाबोधि बिहार। इसको क्या किया गया है कि भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीनतम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो ये है महाबोधि विहार। तो बाकी ऑप्शन देखते हैं कि भैया बाकी ऑप्शन क्या है। बाकी ऑप्शन में क्या है, पहला क्या है भैया, ए नंबर में दिया हुआ है आपको शेरशाह सूरी का मकबरा। तो यह बिहार के सासाराम रोहतास जिला में स्थित है, शेरशाह सूरी का मकबरा। अब ये क्यों खास है, ये इसलिए खास है क्योंकि इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। यह एक कृत्रिम झील के बीच में बना एक अष्टकोणीय मकबरा है।
कहते हैं इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। अब बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है विक्रमशिला मठ का प्राचीनतम स्थल। अब ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये जो है विक्रमशिला मठ जो है ये आपको बिहार के भागलपुर जिले में क्या है, स्थित है। और ये क्यों खास है? इसलिए खास है क्योंकि इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना जो था पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की गई थी। तो विक्रमशिला मठ का स्थापना कौन वंश ने किया था? तो पाल वंश ने। पाल वंश में किसने किया था? तो राजा धर्मपाल ने। कब? तो 8वीं शताब्दी में। और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को भी नष्ट किया था और विक्रमशिला मठ को भी नष्ट किया था। अब कुम्हरार। अब कुम्हरार कहाँ है? ये पटना में है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? तो यह मौर्य साम्राज्य के प्राचीन पाटलिपुत्र में पुरातात्विक अवशेषों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। यहाँ से मौर्य काल के एक विशाल 80 स्तंभों वाले बलुआ पत्थर के हॉल के अवशेष मिले हैं, जो लकड़ी और पत्थर के कारीगरी से बेहतर उदाहरण है। तो प्रश्न तो समझ गए, और प्रश्न के हिसाब से उत्तर क्या था? महाबोधि विहार। तो और हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं, क्या यूनेस्को की सूची में और किसी का नाम डाला गया है? तो पहले ये और दोहरा दे कि ये महाबोधि विहार है कहाँ भैया? तो यह विहार बोध गया में स्थित है। ये महाबोधि विहार कहाँ है? बोध गया में स्थित है। अब ये क्यों खास है? तो यह वही पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ यानी बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। इसे वर्ष 2002 में, कब? वर्ष 2002 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में घोषित किया गया था। अब बिहार में अभी 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अभी बिहार में एक और विश्व धरोहर स्थल है, तो वो दूसरा कौन है भैया? तो दूसरा है, पहला तो महाबोधि विहार 2002 में, और दूसरा है नालंदा महाविहार पुरातात्विक अवशेष। नालंदा को भी 2016 में आपको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ठीक है, तो नालंदा को भी दिमाग में रखिएगा। नालंदा को 2016 में शामिल किया गया था और महाबोधि विहार को 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में लेकिन उसे महाभियोग का मंच नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल है लेकिन उसके महाभियोग का मंच नहीं है? यानी कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है? तो सबसे बड़ी बात है भैया कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य विधान सभाएं। राज्य विधान सभा उत्तर होगा। अब राज्य विधानसभा, अब निर्वाचन मंडल थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें निर्वाचन मंडल को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि निर्वाचन मंडल आखिर है क्या और राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है। तो निर्वाचन मंडल यानी राष्ट्रपति के चुनाव का कौन वोट देता है? आर्टिकल 54 थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। आर्टिकल 54 क्या है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसके वोटिंग में भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोटिंग में भाग लेते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अब जितने राज्य है उसके निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो भाई भाग कौन नहीं लेता है? तो भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य, जिनको मनोनीत किया गया है वो, और राज्य विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये 17वीं बीपीएससी 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व हालांकि किसने किया था? तो आखिर किसने किया था थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। किसने किया था भैया? तो इसका नेतृत्व जो किए थे वो किए थे महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो आखिर समस्या क्या थी जिस कारण से महात्मा गांधी को चंपारण में आना पड़ा? तो समस्या यह थी कि बिहार के चंपारण में अंग्रेज गोरे जमींदारों के एक नियम बना रखा था। यानी कि बिहार के चंपारण में अंग्रेजों ने एक नियम बना रखा था कि, और नियम क्या था भैया, कि अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है ना, तो उसमें से वो 3 कट्ठा जमीन पे खाली नीले के खेती करेगा,
अब 20 कट्ठा की जमीन में 3 कट्ठा पे वो नीले की खेती करेगा, तो बाकी 17 कट्ठा पे वो खेती करेगा। तो इससे क्या होता था कि नील की खेती करने से किसानों का जमीन क्या होता था, बंजर हो रही थी, और उन्हें इसकी सही दाम भी नहीं मिल पा रहे थे। एक तो किसानों का जमीन बंजर हो रहा था, ऊपर से आप सही दाम भी नहीं दे रहे थे। अब यहाँ से होती है गांधी जी की एंट्री। अब चंपारण के ही एक स्थानीय किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। पूछता है प्रश्न राजकुमार शुक्ल के बारे में भी कि आखिर महात्मा गांधी को आने के लिए यहाँ किसने प्रेरित किया, उनके पास समस्याओं को लेकर कौन गया, तो यही गए थे राजकुमार शुक्ल। तो ये राजकुमार शुक्ल थे, वो किसान की इस बदहाली को बहुत दुखी थे। साल 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, यानी लखनऊ अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो था वो चल रहा था। राजकुमार शुक्ल वहां गए और उन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की। उन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसान के दर्द की पूरी कहानी सुनाई कि चंपारण में ऐसे ऐसे गांधी जी हो रहा है। कहाँ? तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। और उन्हें बिहार आने का क्या किया, आग्रह किया। तब गांधी जी आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1917 में। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी 1917 में चंपारण यानी बिहार पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजों के इस काले कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। यह भारत के महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, यानी कि यह प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी का था 1917 का। नतीजा क्या निकला इसका? तो नतीजा यह निकला, गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा। एक कमेटी बनाई गई और अंत में तिनकठिया प्रणाली को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। किसानों से वसूला गया अवैध पैसा भी वापस दिलाया गया। ठीक है, तो ये है चंपारण की कहानी पूरी। राजकुमार शुक्ल को भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं हम छठे नंबर क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? किस ऐतिहासिक मामले में मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति की वैधता को बरकरार रखा? यानी ये कह रहा है प्रश्न कि कौन ऐतिहासिक ऐसा फैसला आया था जिसमें मौलिक अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने की संसद की यानी कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है और उस शक्ति के वैधता को बरकरार रखा था। यानी कौन ऐसा ये कारण था? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में केस में ये रिजल्ट दिया था कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति की वैधता को बरकरार रखेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, ये कब की घटना है? तो ये घटना है भैया 1973 की। 1973 की ये घटना है। संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में बदल सकती है। यानी कि इस केस के कहने का मतलब था कि अब संसद जो है मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में क्या है, बदलाव कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। आप संविधान के मौलिक अधिकार में बदलाव कीजिएगा, लेकिन मूल ढांचे में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे घर का पेंट आप बदल सकते हैं पर उसकी नींव नहीं हिला सकते। क्लियर? अब दूसरा केस देखते हैं कि पहला, अब सारा ऑप्शन देखना है। अब देखते हैं क्या कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य क्या केस था। ये पूछता है, सबको पर्सनली प्रश्न पूछता है। ये चारों प्रश्न पर्सनली क्वेश्चन के माध्यम से आपको सामना करने को मिल जाएगा। तो गोलकनाथ जो मामला है वो 1967 का मामला है, 1967। इसमें कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों के बिल्कुल नहीं बदल सकती, यानी शक्ति पर रोक लगा दी थी। यानी गोलकनाथ केस में कहा गया था कि कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों के बिल्कुल नहीं बदल सकती। अब 1967 में कहा कि नहीं बदल सकती, 1973 में कहा बदल सकती है। फिर हम दूसरा आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बी ऑप्शन। मिनर्वा मिल्स केस ये 1980 का है। इसमें कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान बदलने की शक्ति है लेकिन वो असीमित नहीं है। यानी कि संविधान बदलने की शक्ति तो है लेकिन वो सीमित नहीं, असीमित नहीं है। फिर ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1978 में। यह केस जीने का अधिकार यानी ये केस मेनका गांधी बनाम भारत राज्य, ये आर्टिकल 21 से संबंधित से जुड़ा हुआ है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि विदेश जाना भी नागरिकों का अधिकार है, जीवन जीने से संबंधित है अधिकार। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करेगी, यानी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करेगी। तो कौन उत्तर हो जाएगा इसका? जस्ता, ए। अब चलिए ए क्या है, उत्तर क्या होगा इसका? जस्ता, ए। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कैसे जस्ता उत्तर होगा। देखिए, जो धातु ज्यादा ताकतवर या ज्यादा रिएक्टिव होगी वो कमजोर धातु को क्या करेगी? उसको जगह से हटा देगी। यानी जो धातु ज्यादा ताकतवर होगी वो कमजोर धातु को उसकी जगह से हटा देगी। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट जो है, ये जो कॉपर सल्फेट है क्या है? कॉपर सल्फेट की घोल में से हमें कॉपर तांबा को हटाना है, यानी कॉपर तांबा को इसके घोल में से क्या है? हटाना है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से हमें कॉपर तांबा को क्या करना है? हटाना है। अब विज्ञान की सक्रियता श्रेणी से के अनुसार हम समझते हैं, जस्ता तांबा से बहुत ज्यादा ताकतवर और प्रतिक्रियाशील होता है। जस्ता जो है वो तांबा से, जस्ता जो है ये तांबा से क्या है? बहुत ज्यादा जो है ताकतवर और प्रतिक्रियाशील होता है। इसलिए जैसे ही हम जस्ता को कॉपर सल्फेट में डालेंगे वो कॉपर को लात मारकर बाहर निकाल देगा और खुद जिंक सल्फेट में क्या होगा? खुद जिंक सल्फेट बना लेगा। ठीक है, तो इसका जस्ता उत्तर होगा। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में होना चाहिए? यानी ये सवाल कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली रह जाता है, खाली होता है, तो नया जो राष्ट्रपति बनेंगे का चुनाव जो होना चाहिए वो कितने समय में हो जाना चाहिए? कितने समय में हो जाना चाहिए? तो संविधान, ये आपको 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपको जानना पड़ेगा। तो उत्तर तो जानना होगा कि आखिर कितने महीने के भीतर इनका चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये बी इसका उत्तर होगा, 6 महीने के भीतर इनका चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, 6 महीने के भीतर। तो आखिर समझते हैं कि आखिर इनसे संबंधित कौन से अनुच्छेद है। आर्टिकल 62 का 2, आर्टिकल 62 का 2, आर्टिकल 62 के 2 में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने के कारण खाली होता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हो गया? इतना दिन तक पदवा खाली नहीं ना रहेगा। तो इस 6 महीने के खाली समय में देश का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई यह जिम्मेदारी क्या है? संभालेगा। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये जो मंत्रालय के पिछड़ा वर्ग आयोग जो काम करता है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत क्या है? ये काम करता है। हालांकि पहले यह एक संवैधानिक निकाय था, पहले ये जो था एक संवैधानिक निकाय था, लेकिन 102वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? एक्ट 2018।
में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 338 बी, कौन सा अनुच्छेद? 338 बी, इस आयोग को भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 बी में जोड़ा गया। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है 338 बी में, यानी इसको किस में जोड़ा गया? 338 बी को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कभी कभी होता क्या है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय भी दिया गया है, तो यहाँ पिछड़ा वर्ग देख के लोग को लगता है कि कहीं अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय तो उत्तर नहीं होगा, तो ऐसा होता नहीं है। देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय जो होते हैं, नाम सुनकर छात्र बहक ही जाते हैं कि पिछड़ा वर्ग भी अल्पसंख्यक की तरह कोई ग्रुप होगा, लेकिन यह मंत्रालय सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी के लिए काम करता है, ओबीसी के लिए नहीं। ये केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुच्छेद 356 के तहत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में कितने समय तक लागू किया जा सकता है? यानी कि किसी राज्य में 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगा, शुरू में प्रारंभ में जब राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में, तो कितने समय तक वो लागू रह सकता है? तो ये जो उसका उत्तर होगा, ये कितने समय तक लागू रह सकता है, तो ये 6 महीने के लिए लागू रह सकता है। लेकिन चलिए थोड़ा डिटेल को जानते हैं कि आखिर कैसे लागू होता है। जब राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं, तो 2 महीने के भीतर, घोषणा करने से 2 महीने के भीतर संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा से इसे साधारण बहुमत द्वारा क्या कराता है? पास कराना पड़ता है। अब जब साधारण बहुमत से पास होगा, तो शुरुआती अवधि में एक बार संसद से मंजूरी मिलने से बाद यह प्रारंभ में 6 महीने के लिए लागू हो जाता है। 6 महीने के लिए प्रारंभ में ये लागू होगा, और अधिक सीमा संसद के बार बार मंजूरी लेकर इसे, अब बार बार आप संसद से मंजूरी लेकर इसे 6-6 महीना पर आगे बढ़ाया जा सकता है। बार बार आप समय लीजिए और 6-6 महीना बढ़ा सकते हैं, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही, अधिकतम 3 वर्ष के लिए, इससे ज्यादा के लिए आप नहीं बढ़ा सकते हैं। चलिए 10 क्वेश्चनों का आपका पीवाई कुछ क्वेश्चन प्रारंभ हुआ, आरंभ की समाप्त हुआ। फिर हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन फिर लेके आएंगे 10 क्वेश्चन का। आज के लिए इतना ही बस।